गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। सबको राधे राधे। आज के सेशन के लिए आप लोग जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था एसएससी जीडी का 10 फरवरी 2025 के प्रथम शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्टकट भी बताएंगे कि आपको कैसे फास्ट तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अगर अकेले काम करता है बाबू तो ये 25 दिन में खत्म करता है और बी जो करता है तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर के कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिनों में कार्य को पूरा हो गया। तो पी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस में ट्विस्ट है और बेसिक जो मेथड है हम वहां पे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ए जो है ये 25 दिन में काम कर रहा है और बी जो है ये आपका 30 दिन में काम कर रहा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि टोटल वर्क आपका क्या होगा। टोटल वर्क के लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क जो है दोनों का एलसीएम लेंगे, वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो आप देखिएगा 25 का और 30 का एलसीएम कितना होगा? 150 होगा। एलसीएम आप लोग जानते होंगे, 25 का गुणनखंड करिएगा तो 25 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा? 5 इंटू 5 और 30 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 25 इंटू 3, दैट मीन्स 150 आपका हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे एकदम बेसिक से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टोटल वर्क आया बाबू, ये आपका आ गया 150 यूनिट। हम मान लेते हैं कि टोटल जो वर्क है हमारा 150 यूनिट है और 150 यूनिट काम को करने में एक को कितना दिन टाइम लग रहा है बाबू? तो आप कहिएगा कि सर एक को करने में 25 दिन का टाइमिंग लग रहा है। दैट मीन्स अगर एक की इफिशियंसी की बात करिएगा कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो आप देखिएगा कि 150 काम को करने में 25 दिन का टाइम लगा रहा है। तो एक काम को एक दिन में ये करता होगा 150 बाई 25, डेट मीन्स 6 काम कर रहा होगा। उसी तरह से बी का जो इफिशियंसी हम निकालेंगे तो बी का आपका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? बी का इफिशियंसी 150 बाई 30 करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी का एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर के कार्य किया। यहाँ पे अगर ए और बी एक दिन में ए कर रहा है 6 काम, बी कर रहा है 5 काम, अगर दोनों मिलकर के साथ में काम करेगा तो 6 और 5 कितना होगा? 11 होगा। डेट मीन्स एक दिन में 11 काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम कर देगा? ये 66 काम यहाँ पे हो जाएगा 6 दिन में। क्लियर है? कह रहा है कि उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया। ठीक है, बी यहां पर चला गया और बी के स्थान पे पी आ गया और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो गया। अब देखिए कि बी के जगह पे पी आ गया और ए तो काम कर ही रहा है। ठीक है, तो ए अगर 8 दिन तक काम किया होगा तो एक दिन में ए काम कर रहा है 6 काम, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहिए कि 8 छक 48 काम कर देगा। यहाँ पे ए कर देगा 48 काम। 66 और 48 आपका कितना हो जाएगा बाबू? 60 और 40 100 और 6 और 8 14, यानी 114 काम हो जाएगा। और टोटल काम कितना करना था? 150 यूनिट। 150 यूनिट टोटल काम करना था। डेट मीन्स रेस्ट जो काम है ये आपका कितना बच रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 30 और 6 36 काम। ये 36 काम किया होगा पी कितना दिन में? 8 दिन में। 36 काम किया होगा 8 दिन में, तो एक काम किया होगा 8 बटा में 36। तो आपका जो है टोटल कह रहा है कि पी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना टाइमिंग लगेगा? तो पूरा काम कितना है बाबू? 150 है, तो 150 यूनिट काम को करने में 150 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप काटिए। यहाँ पे ये 36 ऊपर का था, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप काटिएगा तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और ये नचो के 36, 3 से काटिएगा तो 3 9 और यहाँ पे हो जाएगा 50, 50 दूनी 100 यानी कि 100/3, डेट मीन्स 33 सही 1/3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा? किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बोलिएगा, फिर से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धनराशि निवेश किया। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3%। और इसके बाद कह रहा है कि यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपया प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे जो बेस्ट तरीका है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू कितना दे रहा है? 3% दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है।
तो अगर एसआई की बात करिएगा तो अगर पहले साल 3% मिल रहा है तो दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 3% ही मिलेगा। यानी 2 साल में 3% और 3% कितना हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा। लेकिन वही जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करिएगा, 3% मिल रहा है और टाइम यहाँ पे 2 वर्ष, तो सीआई जो होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये भी फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। तीन, पहले साल तो 3 मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे साल भी 3% मिलेगा, लेकिन पहले साल का ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। दैट मीन्स 3 × 3 बटा में 100। आप लोग ये भी फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे, तो ये जानते होंगे A+B+AB/100 करते हैं, ठीक ना। तो 3% है तो ओवरऑल 3 + 3 + 3 × 3/100, तो यहाँ पे 6.09% मिलेगा। क्लियर है। और इसी का वैल्यू जो है क्वेश्चंस में दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 203, तो आप लिखिएगा 6.09% का वैल्यू जो है ये आपका 203 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि संगत साधारण ब्याज यानी 6% का वैल्यू क्या होगा, तो 6% का वैल्यू आप यहां से निकाल दीजिएगा। 203/6.09, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 100 और 6 का वैल्यू निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये देखिए आपका कट जाएगा कितना मर्त में बाबू, 3 मर्त में कटेगा ना, और यहाँ पे 2 मर्त में कटेगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 100 × 2 यानी 200, यानी 200 रुपया जो है साधारण ब्याज मिलेगा आपको 3% के हिसाब से 2 साल में। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। किसी को भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 साल, तो आपका जो साधारण ब्याज होगा 6% होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा पहले साल 3%, दूसरे साल भी 3%, और दूसरे साल जो है पहले साल का ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। तो ए बी फॉर्मूला से भी आप सोच सकते हैं, A+B+AB/100। एग्जाम में आपको इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप डायरेक्ट देख रहे होंगे कि ये डायरेक्ट लिखिएगा कि 6.09% का वैल्यू जो होता है वो 203 होता है। ठीक है, तो कितना से कट रहा है, तो ये तो मोजबानी आप करिएगा कि 3 मर्त में कटेगा, और ये 6 का वैल्यू निकालना है, तो ये 200 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में बार बार पूछ रहा है क्वेश्चंस, कि अभी जो पूछ रहा है कि 5 का, 35 का और x का चतुर्थ अनुपाती जो है 84 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए आप लोग को पता होगा कि अगर a, b और c दिया हुआ है और इसका चतुर्थ अनुपाती कहेगा कि क्या होगा, तो सबको पता है कि चतुर्थ अनुपाती होता है BC/A करते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से आपका 5 का, 35 का और x का चतुर्थ अनुपाती की बात करिएगा, तो आप कहिए कि B/C, दैट मीन्स 35 × x और बटा में 5, यानी कि बटा में a होता है, और इसी का वैल्यू जो दिया हुआ है ये 84 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि बाबू x का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। तो ये 7×5 = 35, 7 मर्त में कट जाएगा, और 7 × 12 कीजिएगा तो 84 आता है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर ये पता होगा कि ए बी सी का चतुर्थ अनुपात क्या होता है, BC/A होता है, तो आप ये क्वेश्चंस को आसान तरीके से बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करे जो 33, 72, 11 और 18 से विभाज्य हो। सबसे बेस्ट जो तरीका ना, इस तरह का क्वेश्चन एलसीएम एसीएम का बहुत बार आपको डिस्कस किए हुए हैं, कि 33 का, 72 का, 11 का और 18 का विभाज्य होना का मतलब ये सबका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और सबको पता है कि एलसीएम क्या होता है बाबू, वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई, ये जो 4 संख्या दिया हुआ है, चारों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो आपको हम 2 मेथड बताए हैं एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्टकट बताते हैं कि एग्जाम में आप फास्ट तरीके से कैसे आप ऑप्शन कौन सा होगा ये फाइंड आउट करिएगा। तो अगर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ बाबू, तो हम ये बार बार बोलते हैं कि ये जो ऑप्शन सही होगा ये चारों संख्या से कटना चाहिए, है ना। तो सिंपल सा देखिए, 72 से कटने का मतलब कि 72 में 2 है तो 2 से कटना चाहिए। क्या ये 839 2 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो ये कभी भी नहीं होगा। ये ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि 2 से कट नहीं रहा है। अब देखिए 11 से भी विभाजित होना चाहिए, तो 11 से देखिए ये विभाजित हो रहा है, 6 6 12, 12 में से आप 9 घटाइएगा तो कितना होगा, 3 होगा, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, 7 2 9 और 9 - 9 किया ना, 0 होगा, डेट मीन्स 11 से विभाजित हो रहा है। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या 792, ये चारों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, डेट मीन्स इसका आंसर कौन सा होगा, 792 हो जाएगा। अगर मेथड से आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा तो मेथड से भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपका 33 है,
72 है और यहाँ पे 11 है और क्या है 18 है। तो फ्रैक्शन मेथड से देखिए 33 का क्या होता है फ्रैक्शन, 3 इंटू 11 होगा। 72 को करिएगा तो 2 इंटू 36 दूनी 72 होता है, 2 18, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। तीन के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, इसके बाद आपका 11 है और 11 का गुणनखंड 11 ही, और 18 है तो 18 का करिएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तीन के 9, 9 दूनी 18, क्लियर। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम आपका हो जाएगा दो मैक्सिमम कितना बार, 3 बार है ना, तो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8 यहाँ पे कर देते हैं, और 3 मैक्सिमम 2 बार है तो 9 कर देते हैं, 3 इंटू 3 9, और इसके बाद हम क्या करेंगे 11 लिखेंगे, दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 8 72, 72 इंटू 11 करिएगा बाबू तो कितना होगा 792 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है ये कह रहा है कि 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपया खर्च किया। 6 व्यक्ति जो है होटल में गए कुछ खाना खाए, और इसके बाद जो है 5 व्यक्ति जो है पर हेड ये क्या कर रहा है कि 30-30 रुपया अपने पॉकेट से निकाल रहा है, और छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के लिए औसत व्यय से 50 रुपया अधिक खर्च किए, ठीक है। तो कह रहा है कि सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किए गए कुल धनराशि कितनी है। सबसे बेस्ट जो तरीका है इसको आप सोचने का कोशिश कीजिए कि 6 आदमी जो है होटल गया, और मान लीजिए कुछ नाश्ता किया ये लोग, और नाश्ता किया तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि 6 जितना भी अमाउंट देना है अमाउंट को 6 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छठा व्यक्ति जो है जितना औसत था औसत से 50 रुपया अधिक दे रहा है, बाकी ये जो 5 आदमी था पांचों आदमी 30-30 रुपया खर्च किया, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए कि छठा जो आदमी था वो तो अपना औसत दिया ही, 50 रुपया अधिक क्यों दिया, क्योंकि ये जो पांचों आदमी था मिल करके 50 रुपया कम दिया होगा। दैट मीन्स अगर ये 30-30 रुपया दिया है 5 आदमी, और ये छठा आदमी अपना तो औसत दिया ही 50 रुपया और ज्यादा दिया है, तो 50 आदमी में 5 से हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। दैट मीन्स 10-10 रुपया और ज्यादा देना था प्रत्येक हेड को, ठीक है। तो यानी कि औसत कितना हो गया 40 हो गया, और 6 आदमी था तो 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना 240 रुपया टोटल अमाउंट देना था। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा फील कीजिएगा तो आप आसान तरीके से सोच पाइएगा। क्लियर है कि ये जो 50 रुपया था ये 50 रुपया छठा आदमी ज्यादा इसलिए दे रहा है कि ये जो 5 आदमी था जो 30-30 रुपया खर्च किया है, ठीक है, 10-10 रुपया और उन लोगों को ज्यादा देना था, डेट मीन्स 40 रुपया देना था सबको औसत। तो 40 इंटू 6 कीजिएगा तो 240 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है आपका जो है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग का क्रिया करेंगे, तो -60 भागा -12, 12×5 = 60 यानी कि -9 ये होगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 5, और इसके बाद -7 21, ठीक है। तो 9 5 कितना 14 -21 दैट मीन्स कितना हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है बाबू, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए आप लोग। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। कह रहा है कि हम जितना में खरीदे हैं सामान को उसी कीमत में बेच रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि वह ऐसे वाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है। मतलब 24% कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसको 100 देना था केजी, तो उसमें 24 किलोग्राम जो है केजी कम दे रहा है। तो कह रहा है कि उसका प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा, प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना वो कम, जैसे कि अगर उसको 100 केजी देना था तो उसमें ये क्या कर रहा है 24 केजी कम दे रहा है। तो जितना कम देगा बाबू उसको ऊपर में लिखते हैं, और जितना देगा यानी कि ग्राहक को दुकानदार जितना केजी देगा 100 के स्थान पर उसको देना था 100 किलोग्राम, लेकिन ये 24 कम दे रहा है, तो दे कितना रहा होगा, तो आप कहिएगा कि 76 किलोग्राम दे रहा होगा। तो 76 को हम नीचे लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। तो ये 4 मर्त में कटेगा तो 19 चौक 36 और ये 4 से कटेगा तो 6, 600 बाई 19। ठीक है, 600 बाई 19। अब देखते हैं ऑप्शन कितना से कटेगा। देखिए 9 और 1 10। ठीक है, इसको आप 19 दिया कितना होता है 57। ठीक है ना, 19 दिया 57, 58 59 60। ठीक है, यानी कि 30 और फिर एक मर्त में कटेगा। ठीक है, 31 सही 11/19% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है सबको। मतलब बेईमान दुकानदार वाला जब भी क्वेश्चंस रहेगा और उसमें अगर परसेंटेज प्रॉफिट आपसे पूछेगा तो जितना कम देगा उसको ऊपर में लिखेंगे और जितना देगा उसको हम नीचे लिखेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चंस में 24 कम दे रहा था और कितना दे रहा था 100 के जगह पे 76 दे रहा था, तो 76 को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये कह रहा है कि 4000 और 5000 के बीच में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 12 16 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वेस्ट हम तरीका है वो हम आपको बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे कि 12 का 16 का और 24 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम बहुत बार आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सर 12 का 16 का और 24 का जो एलसीएम होगा सर, एलसीएम जो होगा वो होगा आपको 48 होगा। ठीक है, 48 से देखिए, 48/12 कीजिएगा तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 48/16 कीजिएगा तो, और 48/24 कीजिएगा तो 2 मर्त में कटेगा, 48/16 कीजिएगा तो 3 मर्त में कटेगा। क्लियर है। और यहाँ पे आप देखिएगा इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या है ये 4000 और 5000 के बीच में होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल जो है 4 बचना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 48 में के से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है ना, और +4 करिएगा तो ये संख्या आना चाहिए। ठीक है, जो नंबर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका जो तरीका है ना, आप देखिए कि 48 से कटना चाहिए। अब ऑप्शन में सब में 4 से माइनस कर दीजिए। जैसे इसमें 4 से आप माइनस कर दीजिएगा तो 499 और 2 होगा। ठीक है, 649 और इसमें 4 माइनस करिएगा बाबू तो 5 हो जाएगा। और इसमें 469 और 4 माइनस कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, है ना। 496 और 4 माइनस कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए कौन पूरी तरह से 48 से कट जा रहा है। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन डी को ही देखते हैं। अगर 48 से इसे डिवाइड करिएगा बाबू, 48 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मर्त में कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 9 और 2। ठीक है, और ये कितने मर्त में कटेगा 8 चौक 32, 4 मर्त में 48 चौके 192 हो जाएगा, यानी कि ये पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है ना ये नहीं कटेगा 48 से, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है आपका। ऐसे मैंने आपको मेथड भी बता दिया कि 48 इंटू के +4 देखिए इजकल टू ये नंबर आना चाहिए जो आपका नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो अब देखिए के का वैल्यू आप कितना पुट करिएगा कि 4000 और 5000 के बीच में संख्या आना चाहिए, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि राज के पास 1612 रुपया है। इतना रुपया है, उसने इसे अपने पुत्र वरुण और आशीष के बीच में बांट दिया तथा उन्हें इस वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहा गया। मतलब 1612 रुपया जो था बाबू, ये कह रहा था कि राज के पास इतना रुपया था और उसने अपने पुत्र वरुण और आशीष के बीच में बांट दिया और कहा कि 8% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निवेश करने को कहा। और यह देखा कि वरुण और आशीष को क्रमशः 18 और 19 साल के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। 18 साल और 19 साल के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। दैट मीन्स अमाउंट यहाँ पे इक्वल प्राप्त होता है। अमाउंट कहने का मतलब मिश्र धन, और मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस आपका क्या होता है ब्याज होता है। क्लियर। तो कह रहा है कि राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी थी। ठीक है, राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी थी ये कह रहा है बाबू। यानी मिश्रधन का फॉर्मूला जो होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का ये होता है P इंटू 1+R/100 के पावर आपका T। क्लियर। तो अगर राज जो है वरुण को B रुपया दे रहा है और आशीष को अगर A रुपया दे रहा है तो 18 साल के बाद वरुण के पास हो जाएगा B इंटू 1+R का वैल्यू कितना दिया होगा बाबू 8%, 8/100 के पावर 18 यहाँ पे करेंगे। और आशीष को हो जाएगा 1+8/100 के पावर कितना साल के बाद 19 साल के बाद। क्लियर। अब इसको 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 और ये 25। क्लियर। तो अब आपका हो जाएगा B इंटू 25
और 25 दो ऊपर में हो जाएगा 27, क्लियर, के पावर 18, और इसी तरह से ये भी हो जाएगा 27 बटा में 25 के पावर 19, क्लियर है। तो आप देखिए 27 बटा में 25 के पावर 18 और 27 बटा में 25 के पावर 18 ये कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बी बाई ए का जो रेशियो निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 27 बटा में 25, क्लियर। अब यानी कि वरुण को अगर 27 रुपया मिल रहा है तो आशीष को कितना मिल रहा है 25, दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 27 25 कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 52, और 52 का ही वैल्यू हम ले लेंगे कितना 1612 रुपया। तो पूछ रहा है कि राज ने वरुण को कितना रुपया दिया, तो एक का वैल्यू यहाँ पे 1612 बटा में 52, तो पूछ रहा है कि वरुण को मिला है कितना 27, तो 27 का वैल्यू आप निकालिएगा तो 27 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। आप इसको करिए, देखिए आप यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम काटते हैं, 2 से काटिए, यहाँ पे 2 से काटिएगा तो 2 2 निकले 4 और 6, 26 हो जाएगा। इसको 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 8 0 और 6, ठीक है ना। इसको फिर 2 से काटिएगा बाबू तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 403। 13 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 से काटिएगा तो 13 तिया 39, एक और 13 का में 13 यानी 31 इंटू 27 करिए। अब देखिए ना यहाँ पे 27 है यानी कि डिजिटल सम कितना है 9 है। अब डिजिटल सम हम देख लेते हैं कि 27 इंटू 31 करिएगा तो यूनिट डिजिट तो 7 होना चाहिए, ये 7 है, ये 7 है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि डिजिटल सम जो है 9 होना चाहिए, तो डिजिटल सम 9, 8 3 10, 10 और 8 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9 आ रहा है, और इसमें डिजिटल सम जोड़िएगा तो 7 और 8 15, 15 6, 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया, 21 का मतलब 3, ये नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 837 आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है एक लंब वृत्तीय वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 96 पाई है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबको पता है कि लंब वृत्तीय जो वेलन होता है, वेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच, और आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग से पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 96 पाई दिया हुआ है, तो पाई से तो पाई कट ही गया यहाँ पे, है ना। पाई से आप यहाँ पे पाई काट दीजिएगा बाबू। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 आर का वैल्यू आपसे फाइंड आउट करना है, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है, और 96, ठीक है, 12 8 96 होता है ना, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8/2 कीजिएगा तो 4 ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। बेच कितना में रहा बाबू, बेच रहा है 1500 रुपया में और 150 रुपया का लाभ हो रहा है, तो क्रैमुल कितना रहा होगा, क्रैमुल बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और सेल कर रहा है 1500 रुपया में और 150 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, डेट मीन्स इसका सीपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1350, ठीक है। अब कह रहा है कि 24% लाभ प्राप्त करने के लिए, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 24% प्रॉफिट करना है, क्रैमूल आपका है 1350 और 24% प्रॉफिट चाहिए, तो 24% प्रॉफिट के लिए कितना में बेचना पड़ेगा 124% पे, और परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100, जो जीरो से जीरो काट दीजिए ना, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा डिजिटल सम देखते हैं, 5 3 8 और एक 9, 9 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिजिटल सम क्या आएगा 9 आएगा। हम देख लेते हैं किसका डिजिटल सम 9 है, 6 4 10, 10 और 7 17 और एक 18, 18 का मतलब 9 ये हो सकता है। इसको देख लेते हैं, 9 1 10, 10 और 4 14, 14 3 17, 17 का मतलब 8 ये नहीं होगा, 6 5 11 और एक 12, 12 का मतलब 3 ये नहीं होगा, 8 एक 9, 9 और 7 16, 16 का मतलब 7 ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 1674 आपका होगा, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विजय 5400 रुपये की राशि निवेश करता है। विजय जो है 5400 रुपये की राशि निवेश करता है बाबू, और मोहन जो है 9400 रुपये की राशि निवेश करता है। यदि 4 साल के अंत में मोहन को विजय से 360 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज वार्षिक की दर प्रतिशत ज्ञात करना है। अब बताइए कि 360 रुपया जो है ज्यादा प्राप्त हो रहा है
क्यों ज्यादा प्राप्त हो रहा है? क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रहा है। कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बाबू? तो आप कहिए कि सर 4,000 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ना? अब देखिए 360 रुपया ज्यादा मिलता है, 360 रुपया ज्यादा मिलता है 4 साल में, डेट मीन्स एक साल में कितना ज्यादा मिलता होगा? तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 चौके 36 है ना, 360 ही है ना, 9 चौके 36, डेट मीन्स 90 रुपया ज्यादा 90 रुपया ज्यादा मिलता है एक साल में। क्लियर? तो ये 90 रुपया क्यों ज्यादा मिल रहा है बाबू? इस 4,000 रुपया के कारण ज्यादा मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 4,000 से हम डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 दूनी 8, 2.91025। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक साल में कितना ज्यादा मिल रहा है, तो आप कहिए कि 90 रुपया ज्यादा मिल रहा है। और ये 90 रुपया ज्यादा क्यों मिल रहा है बाबू? ये 4,000 रुपया के कारण ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये जो है 4,000 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो 4,000 को हम नीचे करेंगे और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा 2.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपात है। समानुपात का कहने का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि यदि गणित का अंक बढ़ रहा है तो अंग्रेजी का भी अंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर? समानुपात का ये साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। यानी कि मैथ का अंक और इंग्लिश का जो अंक है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कह रहा है कि पिछले वर्ष जब उसे गणित में 60 अंक मिले थे, ठीक है, 60 अंक मिले थे, तब अंग्रेजी में उसे 75 अंक मिले प्राप्त हुए थे। यदि इस वर्ष अंग्रेजी में उसके अंक 60 है तो गणित में उसके अंक कितने हैं? तो अब देखिए कि मैथ और इंग्लिश का जो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, साइन ये हटाइएगा, ये साइन हटाइएगा तो ये कांस्टेंट का साइन आता है। ठीक है, बराबर कांस्टेंट सी मान लीजिए आप, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले मैथ में उसका जो था 60 अंक था और इंग्लिश में कितना था, 75 था। तो अब पूछ रहा है कि इस वर्ष अंग्रेजी में अंक अगर 60 है तो 60 को नीचे लिखेंगे। तो पूछ रहा है कि गणित में कितने अंक होंगे, तो मान लेते हैं x। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना, तो 60 इंटू 60 और बटा में कितना करेंगे, 75 करेंगे। तो 15 से कटाएंगे तो 15, 30 पे 40 को चौका 60 होता है और 15 पाँचे 75 और ये यहाँ पे कट जाएगा 12 अर्थ में, 12 चौके कितना हो जाएगा बाबू, ये 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सब कुछ समझ में आया? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मैथ और इंग्लिश का जो अंक है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैथ बाई इंग्लिश जो होगा ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट मैंने लिखा है। और इसके बाद हम जो लिखेंगे यहाँ पे, पहले 60 अंक था तो इंग्लिश में 75 था। क्लियर? 75 था और कह रहा है कि बाद में इंग्लिश में 60 हो रहा है तो मैथ में कितना रहा होगा, ये निकालना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। और लघुत्तम समापवर्तक निकालने का बहुत सारा मेथड हमने आपको डिस्कस किया है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइएगा बाबू, ये क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 36, 45, 465 और 310 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो भी आपका एलसीएम अगर आपका सही होगा, ठीक है, तो वो 36 से भी पूरी तरह से विभाजित होगा, 45 से भी, 465 से भी और 310 से भी विभाजित होगा। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। और एलसीएम निकालने का हम दोनों मेथड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, तो अब भी हम बताते हैं कि आप एग्जाम में फास्ट तरीके से डायरेक्ट आप ऑप्शन कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। तो आप देखिए कि 36 है और 36 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या फिक्स है कि 2 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये संख्या यूनिट डिजिट अगर 7 है तो 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन यहीं पे कैंसिल हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 45 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या 5 से भी जरूर डिवाइड होना चाहिए। क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 45 से डिवाइड होने के लिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से हम लोग देख लेते हैं। 5 5 10 और 8 18, 18 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 9 से हो सकता है। इसको भी देख लेते हैं, 5 5 10 और 6 16, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में है ना फास्ट तरीके से इस तरह को क्वेश्चंस को बना सकते हैं। नहीं तो फिर वो फ्रैक्शन मेथड से आप बनाइएगा, वही जैसे मैंने आपको अभी जस्ट इसी सेशन में मैंने एक एलसीएम निकालने का मेथड बताया, फ्रैक्शन मेथड से जो बनाते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। और इस तरह से आप अगर सोचिएगा कि कौन सा जो संख्या है ये चारों से कटना चाहिए, और चारों से कटने के लिए मैंने बताया कि
देखिए कि यहाँ पे 36 में 2 है, तो 2 से ये नहीं कट रहा, तो इसको एलिमिनेट कर दिए। फिर 5 से ये कटने के लिए, 45 से कटने का मतलब 5 से कटना चाहिए, तो 5 से ये संख्या नहीं कट रहा है, तो ये दोनों एलिमिनेट कर दिए। इसके बाद देखिए कि इसमें 9 है, 9 से कटने के लिए कटना चाहिए, तो जो है 9 से नहीं कट रहा है ये संख्या, तो इसको एलिमिनेट कर दिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम में फास्ट तरीके से बना सकते हैं। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बाबू? 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड और 30 सेकंड कहने का मतलब कि 90 सेकंड में पी जो है एक चक्कर लगाता है। इसके बाद कह रहा है कि क्यू जो है उसी पाथ पर एक चक्कर 45 सेकंड में लगाता है, और क्यू जो है ये लगाता है आपको 45 सेकंड। ठीक है, 45 सेकंड, और ये पी लगा रहा है 90 सेकंड। क्लियर? यदि वे एक ही बिंदु से और विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, तो वे कितने सेकंड के बाद एक दूसरे को मिलेंगे? ठीक है, विपरीत दिशा में चलने स्टार्ट करते हैं। विपरीत दिशा में जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट लगाते हैं, और विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करता है, तो वेलोसिटी को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे 90 सेकंड लगा रहा है पी, और क्यू जो है 45 सेकंड लगा रहा है बाबू। ठीक है ना? तो हम मान लेते हैं कि जो ये पाथ की जो लंबाई है, यानी वृत्त का जो परिधि है, ये दोनों का एलसीएम ही निकाल लेते हैं, 90 का और 45 का। तो आपकी हो जाएगी 90 और 45 का एलसीएम जो होगा 90 होगा। तो हमने मान लिया कि वृत्त का जो परिधि है ना, ये 90, ठीक है, मीटर है। क्लियर? 90 मीटर है, मैंने डिस्टेंस को मान लिया। और तो पी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पी का वेलोसिटी ऑफ पी, वेलोसिटी हम पी हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पी, तो 90 बाई 90 करिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक ना, 1 मीटर प्रति सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ क्यू अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 90 बाई 45, दैट मीन्स 2 मीटर प्रति सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। और टाइमिंग निकालना है कि कितना देर के बाद जो है एक दूसरे से मिलेगा। तो डिस्टेंस को यानी कि 90 को डिवाइड कर देंगे, दोनों के जो है वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 30 सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ये तो सिर्फ समझाने के लिए अब मैंने आपको इतना किया। ठीक है, जब आप एग्जाम में बनाइएगा तो डायरेक्ट कहिएगा कि वो 90 सेकंड था और ये 45 सेकंड था, तो मैंने अब डिस्टेंस माइंड में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा को 90 ले लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पी आपकी आ जाएगी 1, और वेलोसिटी ऑफ क्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 90 को आप 2 + 1 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 30 सेकंड। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका ये जो है अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/5 साल से चलता है। 3/5 कहने का मतलब अगर उसकी सामान्य चाल 5 थी, तो 3 के स्पीड से चल रहा है। क्लियर? यदि तो वह शहर बी तक 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलता है, तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना टाइमिंग लगेगा, ये आपको मिनट में बताना है। तो देखिए, आपकी जो स्पीड है बाबू, स्पीड जो है, पहले आपकी स्पीड अगर 5 थी, तो अब इसकी स्पीड 3 है। पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है बाबू, डिस्टेंस अगर आपकी कांस्टेंट है, तो स्पीड जो है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/t के, या फिर जो स्पीड होगा वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे अगर स्पीड का रेशियो 5:3 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा 3:5 होगा। यानी पहले आपकी टाइम अगर 3 लग रहा था, तो अब जो है 5 लगेगा। तो कितना ज्यादा लग रहा है? 2 लग रहा है। और 2 का वैल्यू क्वेश्चंस में आपका कितना दिया हुआ बाबू? 2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे कहिए कि सर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 मिनट। 1 का वैल्यू 5 मिनट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा अगर वो सामान्य चाल से चलता है। तो पहले सामान्य चाल से चलता था इसके स्पीड से, 5 की स्पीड से, तो टाइम कितना लग रहा है? 3। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 15 मिनट। ठीक है, आपकी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आ रही है समझ में? देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग देख के ही बता सकते हैं डायरेक्ट इस तरह के कैलकुलेशन के लिए। कह रहा है कि x का 4% जो है ये 24 के बराबर है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/100, दैट मीन्स 1/25 होता है। तो 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 × 25 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा बाबू? 600 आ जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है और क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा कि कल के सेशन में सेम टाइप का क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, और इसका एक बेस्ट ट्रिक भी बताए थे कि आप एग्जाम में फास्ट तरीके से कैसे सोचिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि हो रही है। 50% की वृद्धि का मतलब अगर पहले 100 था तो अब 50 में वृद्धि, दैट मीन्स 150 हो जाएगा। और कह रहा है कि ब्याज में केवल 23% की वृद्धि होती है, यानी पहले अगर ब्याज 100 थी तो अब ब्याज 123 हो जाएगी। क्लियर? और यही जो रेशियो होगा ये खपत का होगा। जैसे पहले हमारी खपत जो अगर 150 थी तो अब जो है खपत 123 हो जाएगी। डायरेक्ट इसको लिखिएगा। और ये कैसे होता है कल के क्लास में भी मैंने आपको डिस्कस किया था और अभी फिर से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 23% की वृद्धि होगी, तो पहले हम मान लेंगे कि खपत 150 होती थी और अब जो खपत होती है 123 होती है। 150 मैंने कैसे लिखा? 100 प्लस 50 दैट मीन्स 150 और 23 की वृद्धि दैट मीन्स 100 से 123 हो जाएगा। तो अब देखिए खपत जो है आपकी कितनी हो जाएगी? आ, ये कितनी की खपत हो रही है? 150 से अगर 123 खपत हो रहा है तो डेट मीन्स खपत में कितने की कमी हो रही है? तो यहाँ पे 30, 20 और 7, 27 और परसेंटेज निकालने के लिए पहले खपत कितनी थी? 150 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 5 से कटेगा तो 5 तिया 15 और 9 तिया 27। ठीक है, ये दो 9 दूनी 18% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ये डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं ये हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो रेट है, देखिए रेट जो है पहले रेट जो था आपका 100 था और अब रेट 50% की वृद्धि डेट मीन्स 150 हो जा रहा है। और आपका खपत पहले हमको देखना था कि पहले खपत कितना था और अब खपत कितना हो रहा है। और यहाँ पे आपको दिया है, सबको पता है कि रेट को आप खपत से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा खर्च। ठीक है, दैट मीन्स व्यय। खर्च जो है पहले अगर 100 था तो आपका जो है खर्च अब 123 हो जा रहा है। ठीक है, यहां तक तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको पता है कि खर्च आपका 100 है और रेट आपका 100 है, दैट मीन्स खपत कितना रहा होगा? खर्च से आप रेट को डिवाइड कीजिएगा तो खपत निकल जाएगा, 100/100 कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से आपका पहले बाद में जो रेट है 150 हो गया है और खर्च 123 है, दैट मीन्स खपत जो है 123 बेटा में 150। अब यहाँ से आप रेशियो निकालिएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 150 अनुपात 123 आएगा। ये खपत का रेशियो है, यानी पहले खपत अगर आपका 150 था तो अब जो खपत है 123 हो गया। यही चीज मैंने जब आपको एक स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बना रहा था तो यही चीज मैंने डायरेक्ट आपको लिखना बताया है कि पहले आपकी खपत 150 है तो अब खपत 123 हो जाएगा। फिर आपको जो ऐसे क्वेश्चंस बनाया आपने इजी तरीके से कि 27 का कमी हो रहा है, किस पे कमी हो रहा है? 150 में, तो 150 को नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बाबू कितना? 18%। क्लियर है? तो ये देखिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार जो है कोई 3 शर्ट खरीदे और 2 शब्द मुफ्त पाएँ का एक त्योहारी ऑफर देता है। इस ऑफर के लिए समतुल्य प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। आप लोग भी देखे होंगे कि कोई भी दिवाली का ऑफर या फिर होली का ऑफर आता है तो दुकान वाला जो है एक तरह का ऑफर निकालता है और बोलता है कि एक शर्ट ले खरीदिएगा तो एक शर्ट आपको फ्री में देगा। उसी तरह से ये जो दुकान वाला है एक ऑफर निकाल रहा है और कह रहा है कि 3 शर्ट आप खरीदते हैं तो आपको 2 शर्ट जो है प्रॉफिट में दे रहा है, यानी 2 शर्ट जो है फ्री में दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो डायरेक्ट मेथड है ना, आप बहुत फास्ट तरीके से बना सकते हैं कि जो ओवरऑल जो डिस्काउंट की बात अगर करिएगा तो जितना दे रहा है मुफ्त में उसको आप ऊपर लिखिएगा। दैट मीन्स आपको कितना डिस्काउंट, कितना मुफ्त में दे रहा है? 2 दे रहा है और टोटल को नीचे लिखिएगा 3 और 2 5, 2 बटा में 5। आपको पता होना चाहिए कि 1/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 20% होता है, तो 2/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40%। दैट मीन्स दुकान वाला जो है ना ये 40% का जो है डिस्काउंट दे रहा है। चलिए ये जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।